राहुल गांधी ने आदिवासी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। बीजेपी ने राहुल को जवाब देते हुए उनसे सवाल ही कर दिए। महाराष्ट्र बीजेपी ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि जिन आदिवासी स्कूलों के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें कांग्रेस नेता चलाते हैं। कुछ दिन पहले जांच के दौरान एक आदिवासी स्कूल में लड़कियों के बाथरूम में दरवाजा तक नहीं मिला। इस स्कूल को भी पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता वसंत पुरके चलाते हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान आदिवासी स्कूलों का दुरुपयोग किया गया और राहुल गांधी को ये ड्रामा बंद करना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी के पुणे में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में एक आदिवासी छात्रा शामिल थी। उनसे मंच से राहुल गांधी के सामने अनशन पर बैठे छात्रों के बारे में बताया था और अपनी शिकायत लिखित तौर पर राहुल गांधी को दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने आदिवासी छात्रों की मांगों को लेकर सीएम फडणवीस को यह लेटर लिखा। मैं जो मांजरी में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो मेरे भाई बहन जो अनशन पर बैठे हैं वहां से मैं आई हूँ। तो मुझे कहाँ बैठे हैं? मांजरी में, पुणे में ही। अच्छा, और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे हैं वो इसमें लाई है। मैं आपको आगे बोलो। तो हमारी मांगे है कि हमें शिक्षा चाहिए और मैं आपको मराठी में समझाऊंगी ताकि मेरी बात है वो अकेली निशा की नहीं है, वो सब ट्राइबल स्टूडेंट की है, पूरे देश की है, पूरे महाराष्ट्र की है। इसलिए मैं आपको मराठी में बात करके बताऊंगी। अब राहुल गांधी ने जिन नियमों पर सवाल उठाए हैं वो जान लीजिए क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि नए नियम के तहत 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को इन छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल सकता। ऐसे में कई छात्र प्रभावित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने छात्रावासों की स्थिति पर भी चिंता जताई है। राहुल ने कहा कि कई छात्रावास असुरक्षित हैं और वहां पर भोजन, स्वच्छता तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। राहुल गांधी ने महिला छात्रों से जुड़े एक नियम पर भी आपत्ति जताई है। राहुल ने आरोप लगाया कि लंबे वक्त तक अनुपस्थित यानी कि हॉस्टल में नहीं रहने के बाद लौटने वाली छात्राओं को गर्भ अवस्था परीक्षण यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट समेत कई तरह की मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है। अब इसे छात्राओं की गरिमा पर हमला राहुल गांधी बता रहे हैं। अब राहुल गांधी के सामने जब ये तमाम चीज़ें रखी गई थी उस वक्त के दौरान, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने उनके उस शिकायतों को सुना। उसके बाद उन्होंने इस चिट्ठी को पोस्ट भी किया और सवाल उठाए, जिस पर सरकार की ओर से जवाब भी आ गया। हमारे साथ स्टूडियो में 2 हमारे बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार मैं आपके साथ ये शो कर रहा हूँ। देखिए अजीत जी, पहली तो चीज़ एक ही है कि अगर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, ठीक है, तो वाकई में वहाँ पर स्टूडेंट्स को परेशानी होगी ना, तो सरकार को तो वो परेशानी दूर करनी चाहिए। सरकार 10 दिन से क्यों नहीं कर रही है आदिवासियों के जो छात्र हैं बैठे हुए हैं उनकी परेशानी को दूर? देखिए, ये इतनी बेसिक बातें, इतनी बुनियादी चीज़ें हैं कि जिसके लिए राहुल गांधी का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए कि वो आए और आकर के इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराएं और तब उसके बाद जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई हो। एक बात तो यह, और दूसरी बात यह है कि ये किसी एक हॉस्टल की बात नहीं है। ये इस तरह के जितने छात्रावास बने हुए हैं, लड़कियों के भी लड़कों के भी, वहाँ बेसिक एमिनिटीज बहुत अच्छी नहीं है। और ये हर आपको अब कितनी जगहों की बताया। हम लोग अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने स्वयं जाकर के बताया एक जगह जाकर के, जिसके बाद काफ़ी चर्चा भी हुई थी इस बात की। तो हर जगह आप देखिए, राहुल गांधी बिहार में भी गए थे, मुजफ्फरपुर के एक छात्रावास में जाकर के उन्होंने ऐसी कमियां बताई थी। तो ये छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ जो बेसिक एमिनिटीज की कमी है, इसको दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए। और ये शिक्षा के साथ जुड़ी हुई बेसिक बात है। शिक्षा ही नहीं, मतलब जो स्टूडेंट्स के छात्रावास हैं उसके अलावा जो ऐसे यूथ हॉस्टल्स भी हैं, जो युवाओं के लिए भी छात्रावास हैं, स्किल ट्रेनिंग के लिए जो बनाए गए हैं, उन सब जगह इस तरह की समस्या है। तो ये समस्या राहुल गांधी के उठाएं, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि जो वार्डन होते हैं, वार्डन के ऊपर दूसरे लोग होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है,
उनको जिम्मेदार अगर नहीं ठहराया जाएगा तो इस तरह की समस्याएं होती रहेंगी। लेकिन अजीत जी, इसमें अब जिस तरह से सरकार की ओर से, शांतनु जी, जो हमने बताया कि सरकार की ओर से कहा गया कि जो हॉस्टल चलाए जा रहे हैं वो तो कांग्रेस के नेता चला रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक जो अहम बात राहुल गांधी ने कही है, ये प्रेगनेंसी टेस्ट की क्या जरूरत है सर? वाकई में सही सवाल है। देखिए, जब भी इस तरह के जो भी लिविंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें पूरा जो स्टूडेंट्स है उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है, जो चला रहे हैं उसके ऊपर होती है। जो लंबे समय के बाद कोई महिला छात्र आती है, तो ऐसे पास्ट में केस आए कि वो महिला प्रेग्नेंट हुई, तो फिर जो उसके पेरेंट्स हैं वो तो आपसे जवाबदेही मांगेंगे कि आप महिला क्या सुरक्षित क्षेत्र पर नहीं है। तो ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस में ये पुराना रिवाज है, पुरानी एक प्रोटोकॉल है कि अगर लंबे समय के बाद आप छात्रावास में वापस आई हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिससे कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, कोई हमारे यहाँ कृत्य नहीं हुआ, हमारे यहाँ आप सेफ हैं, आप अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं। तो ये कई आश्रमों में, कई इंस्टीट्यूशंस में, कई लिविंग इंस्टीट्यूशंस में, कई रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह के प्रेगनेंसी टेस्ट के प्रावधान होते हैं। अब राहुल गांधी जेनजी को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए शहर शहर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। अब इसे लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का कांग्रेस नेताओं और सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स का ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक सिर्फ पीआर स्टंट है। बीजेपी ने इसे लेकर एक आंकड़ा भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि राहुल के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का कितने नेताओं ने शेयर किया है, इनको मतलब कितने लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है और या शेयर नहीं किया है। बीजेपी ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक कांग्रेस के 249 नेताओं में से सिर्फ 113 नेताओं ने ही इन छात्रों की गूंज कार्यक्रम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किए, तो वहीं पर 48 नेताओं ने सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जबकि 83 ऐसे नेता हैं जिन्होंने ना तो एक्स पर पोस्ट किया है और ना ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाले हैं। ये इस वक्त बीजेपी कह सकते हैं कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रही है और साथ ही साथ एक आंकड़ों के साथ उन्होंने सीधा निशाना साधा राहुल गांधी पर। सर, 83 ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट ही नहीं किया है। अजीत जी, देखिए क्या तो ये नहीं, मेरा ये मानना है कि क्या उनको पसंद नहीं आया या भूल गए? नहीं, एक बात समझिए, कांग्रेस में इस तरह का थ्रस्ट नहीं है जिस तरह से बीजेपी में। बीजेपी में हम कितने दिनों से सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के टिकट का बंटवारा हो रहा था, उस समय हमने सुना था कि ये 50,000 फॉलोअर होंगे तो आपको उसमें एक तरजीह मिलेगी टिकट के लिए नाम तय करने के समय या शॉर्ट लिस्टिंग में, टिकट का छोड़ दीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग के समय में। तो बीजेपी का थ्रस्ट सोशल मीडिया पर ज्यादा है। अभी हम लोगों ने देखा जब जेनजी का आंदोलन हुआ तो प्रधानमंत्री ने उसके बाद की मीटिंग में अपने नेताओं से कहा कि वो इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो, मतलब दूसरा प्लेटफॉर्म जो है उन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो, वहां रील्स बनाए, वीडियो बना करके डालें। इस तरह का थ्रस्ट, इस तरह की एक्टिविटी कांग्रेस में कम होती है। कांग्रेस में आप देखिएगा बहुत सारे नेता, आप अभी उठा करके देखिए, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के नेताओं की फॉलोइंग कम है, सब्सक्राइबर्स कम है, उनकी रीच कम है ये सोशल मीडिया में। तो ये एक बड़ा कारण हमको समझ में आता है। राहुल गांधी और उनकी टीम को या कांग्रेस के जो भी दूसरे लोग हैं, जैसे एक बड़ी टीम है सोशल मीडिया की और मीडिया के उनके पास बड़े नेताओं को उन्होंने रखा हुआ है, उनको एक्टिव करें, उनको सक्रिय बनाएं कि वो लोग राहुल गांधी के कार्यक्रम को, राहुल गांधी के ट्वीट्स को रीट्वीट करें। इसके अलावा हमको इसमें कोई ऐसा कारण नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों को पसंद नहीं है। देखिए, ये एक बड़ा पॉलिटिकल प्रोग्राम है और अभी तक 3 इस तरह के कार्यक्रम राहुल गांधी ने किए हैं जिनको ठीक ठाक पॉपुलैरिटी मिली है, मतलब ठीक ठाक लोगों ने उसमें शामिल हुए लोग, चाहे उत्तराखंड का कहिए, प्रयागराज का कहिए या पुणे का कहिए, इन तीनों जगह उनके कार्यक्रम का रिस्पॉन्स ठीक था, उसमें बड़े लोग आए, काफी लोग, उसका रिस्पॉन्स अच्छा था। तो ये खराब है या कांग्रेस के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ये बात नहीं हो सकती है। सर, एक थोड़े फैक्ट की बात करते हैं शांतनु जी, इसमें मैं चिरंजीत सिंह चन्नी का देख रहा हूँ एक पोस्ट पे, और 4 दिन पहले वो सज्जन कुमार को लेकर तो लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं पोस्ट देख रहा हूँ वो कहीं पर भी राहुल जी का जो पुणे वाला था वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। चन्नी जी तो वैसे भी अभी नाराज चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक्सेप्शन वाला डेटा आपने पिक किया। चन्नी जी, हम तो उन्हीं को ढूंढ रहे हैं ना कि जो ये सोच रहे हैं कि हम अगला मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपको बहुत सारे मेन स्ट्रीम नेता मिल जाएंगे, उन्होंने नहीं डाला होगा। जो चन्नी जी तो फिर भी एक्सेप्शन हैं, अभी वो एक थोड़े विवाद के मौके। मेरा थोड़ा इसमें दूसरा पॉइंट है, मुझे लगता है कि जो पूरी राजनीतिक कम्युनिटी है वो राहुल गांधी के लिए बार बड़ा लो सेट करती है। राहुल गांधी सड़क पे आते हैं, राहुल गांधी सड़क पे आ गए। भाई, एक एवरेज नेता सड़क पे ही रहता है। राहुल गांधी ने कार्यक्रम कर लिए, राहुल गांधी युवाओं से बात कर रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम एक एवरेज एमएलए आप उत्तर प्रदेश का चले जाए वो कर रहा है, वो सालों से कर रहा है। तो राहुल गांधी के लिए बार बड़ा कम है कि वो कुछ कर लेते हैं तो राहुल गांधी ने कार्यक्रम कर दिया, राहुल गांधी युवाओं से बात करें। भाई, वो तो करना ही उनका काम है, वो उन्होंने आज तक नहीं करा, इसलिए हमें लगता है कौतूहल होता है, अच्छा राहुल गांधी आज तक नहीं करते थे, आज वो कार्यक्रम करने लगे, तो इसलिए शायद इसलिए उनको वो लगता नहीं होगा सरप्राइज फैक्टर है, तो डालते नहीं। कहें कि डेमोक्रेसी इतनी है कि राहुल गांधी भी बुरा नहीं मानते हैं, जिसको डालना है डाल दो, जिसको नहीं डालना है मत डालो।
नहीं, मेरे ख्याल से वो मिस है। मेरे ख्याल से उनकी जो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, शायद सुप्रिया स्नेत है जो भी है, वो मेक श्योर करेंगे सबको डालें, तो वो होगा भी। वो भूल गए होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, उनकी टीमें नहीं होंगी। आपको याद है जब राहुल गांधी ट्विटर पे आए तो पहले वो ऑफिस ऑफ आरजी के नाम से आए, मतलब ऑफिस ऑफ और फिर बाद में जब उनको लगा कि सब सेफ है तब वो धीरे से राहुल गांधी, वही हैंडल कन्वर्ट हुआ राहुल गांधी में। तो लोग लेट अडॉप्शन किया है पूरी कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया का, जैसा जीजी ने बताया। तो उनका फोकस अभी तक शायद वो है नहीं। अब शायद जेनजी के मूवमेंट के बाद वहां पे भी थ्रस्ट बढ़ेगा। अब राहुल गांधी के जिस छात्रों की गूंज कार्यक्रम को पीआर स्टंट बताया जा रहा है, उसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर विवादित बयान भी दिया था, जिसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। पहले यूपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल को नसीहत दी। अब तक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला किया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी पारसी थे, इसलिए संविधान के मुताबिक राहुल गांधी भी पारसी हुए हैं। ऐसे में सनातन या दूसरे धर्म के बारे में उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी, आप फिरोज गांधी जी के पोते हैं, यानी कि वंशज हैं। भारत के संविधान और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप पारसी धर्म के हैं, आप अल्पसंख्यक हैं। पारसी धर्म आपका कर्म है। आपको सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म, कुरान यानी मुस्लिम और बाइबल यानी ईसाई धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करने का कोई हक या हुकूक नहीं है। अब निशिकांत दुबे जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि राहुल गांधी को नसीहत भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि नेहरू जी का लोकसभा में 5 मई 1955 को दिया भाषण भी शेयर किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी मनुस्मृति के ऊपर और साथ ही महर्षि याज्ञवल्क्य के देश और सनातन धर्म का हीरो बताया था उन्हें। राहुल गांधी जी पारसी धर्म के विद्वान व्यक्ति को कांग्रेस द्वारा नेहरू जी का लोकसभा में 5 मई 1955 का यह भाषण पढ़ना चाहिए। निशिकांत दुबे ने गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग की उस कमेटी का भी जिक्र किया, जिसमें 27 मार्च 1775 को 11 पंडितों विद्वानों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें भारत में उपलब्ध सभी संस्कृत पाली ग्रंथ का अनुवाद और अध्ययन करना था। जिसमें यह लिखा गया था कि मनुस्मृति के कुछ श्लोक सही हैं, कुछ गलत हैं, काल्पनिक कालखंड के हैं, जिसे दूसरे विद्वानों ने मनुस्मृति में जबरन घुसेड़ने का प्रयास किया था। तो ये तमाम वो डिटेल्स हैं जिसको राहुल गांधी को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने ये चीजें लिखी हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह से मनुस्मृति को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बोला, उसके बाद सरकार की ओर से तथ्य निकाले जा रहे हैं, और खास तौर पे जवाहरलाल नेहरू जो उनके ग्रैंडफादर हुए, तो उनको भी इसमें लाया जा रहा है। तो दरअसल क्या राहुल गांधी को कॉर्नर किया जा रहा है, या फैक्ट के साथ उनको ये बताया जा रहा है कि आप इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते, आपके पास फैक्ट्स नहीं है? देखिए, एक तो क्या है कि राहुल गांधी को मनुस्मृति या किसी भी धार्मिक ग्रंथ की कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी उनको नहीं है। और ये एकदम मूर्खतापूर्ण बयान है कि मनुस्मृति में ऐसा है, मनुस्मृति में महिलाओं के लिए वैसा है, पैट्रियार्की में वैसा है। अरे उससे बहुत ज्यादा बुरी चीजें कुरान में लिखी हुई हैं, बाइबल में लिखी हुई हैं। आप उन पर तो कभी सवाल नहीं उठाते हैं। वहां पैट्रियार्की नहीं है, बुर्का पहनना जहां अनिवार्य किया जाता है वहां पैट्रियार्की नहीं है, वहां महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, उन सब चीजों पर आप नहीं बोलते हैं। तो वो एक डिफरेंट चीज है। मनुस्मृति जो है, उस मनुस्मृति का हम एकदम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं आपको अमित जी कि मनुस्मृति का हिंदू धर्म या हिंदुस्तान की सभ्यता में वही स्थान है जो मानव सभ्यता के इतिहास में आग और पहिए के खोज का है। वो पहला ग्रंथ था जिसमें समाज के संचालन की विधियां लिखी गई, समाज के संचालन की नीतियां बनाई गई। जिस समय समाज ऐसा था, समाज उस समय कोई समाज था, अराजकता थी। उस अराजक समाज को एक दिशा देने के लिए एक ग्रंथ की रचना हुई। उसके कुछ तथ्यों से हो सकता है, उसके कुछ प्रावधानों से आपको दिक्कत हो सकती है, आपको नाराजगी हो सकती है, क्योंकि आज के संदर्भ में, बिल्कुल आज के संदर्भ में आपको हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, लेकिन इसके लिए आप उसका विरोध करें, उसकी आलोचना करें, उसको जलाने की बात करें, इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती है। आप हम्मुराबी की संहिता पढ़िए और देखिए उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। हमने तो आज तक किसी को नहीं सुना कि कोई कहे कि हम्मुराबी की संहिता को जला देना चाहिए। एक तो ये बात है, राहुल गांधी को कतई इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत ही गैर जिम्मेदार और लापरवाह बात है, जिसको पता नहीं क्यों नहीं ये समझते हैं कि किसी भी हिंदू धर्म या हिंदू व्यक्ति के घर में हम मनुस्मृति नहीं देखते हैं। कोई हिंदू परिवार या हिंदू व्यक्ति मनुस्मृति से संचालित नहीं होता है। वो तो संविधान को क्या जरूरत है उनको कहने की? ऐसी बात है। लेकिन यहाँ एक बात और हम कह दें, जो निशिकांत जी ने कही है कि उनके दादा पारसी थे, तो जरूरी नहीं है कि ये पारसी हो जाएंगे। ये ठीक है, जन्म से धर्म का वो बात होती है, लेकिन अगर प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं तो आप हिंदू हो जाएंगे, मतलब धर्म बदलने का प्रावधान है हम लोगों के यहाँ।
तो उनके दादाजी या परदादाजी पारसी थे, इसलिए वो पारसी हैं आज और हिंदू धर्म पर नहीं बोल सकते हैं, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि आप भी तो हिंदू हैं निशिकांत जी, तो दिन भर कुरान बाइबिल पर तो बोलते ही रहते हैं। जाहिर सी बात है कि वो एलओपी हैं और उनके साथ इतने करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो सब लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, तो जरूर वो बात रख सकते हैं। लेकिन ये है कि ना सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। शांतनु जी, मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। एक है 4 मई जी, मैं इस पे एक बात कहूँगा। तो जो उन्होंने कहा कि उनके दादाजी पारसी हैं, देखो वो एक कौतूहल का विषय तो है ही कि अगर वो फादर की साइड से उनकी पारसी लीनेज है, मदर की साइड से उनकी क्रिश्चियन लीनेज है, वो कब हुई, वो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया कब हुई, उसकी फोटो जारी करते तो लोगों को एक संतुष्टि हो जाएगी, बस इसलिए है। नहीं, उन्होंने जनेऊधारी एक फोटो डाली, वो तो देखिए जनेऊधारी कब हुआ, वो एक कन्वीनियंस या वोट के लिए है, क्योंकि वो फादर की तरफ से पारसी हैं, मदर की तरफ से वो क्रिश्चियन है। तो वो हुए कब हिंदू, वो कब हुए, कैसे होता है ये? भारत में तो आर्य समाज और इस्कॉन को छोड़ के कोई धर्म परिवर्तन की बड़ी प्रक्रिया भी नहीं है, तो कैसे वो हुआ, वो उसमें कौतूहल रहता है इतने बड़े नेता के लिए। आपकी बात सुन रहे होंगे तो इसका जवाब वो जरूर दूसरा, देंगे। जब वो मनुस्मृति की बात कर रहे थे तो एक लड़की खड़ी थी स्टेज पे जिसने बुर्का पहना हुआ, बुर्का पहना, हिजाब पहना हुआ, पूरा हाथ पे बुर्का पहना हुआ था। मैं भी अभी कुछ समय से पुणे से आ रहा हूँ, थोड़े दिनों पहले। बड़ी गर्मी है वहाँ, बड़ी उमस है, खुद तो उन्होंने बड़ी अच्छी सी कॉटन की शर्ट पहनी हुई है, उसमें वो लड़की इतना बड़ा कपड़ा पहन के बैठी है। तो वो पेट्रियार्की है या फिर उसकी अपनी मन से उसका फैशन सेंस है या उसका धार्मिक सेंस है? वो उससे पूछा क्या उस लड़की से उन्होंने, तो उस स्टेज पे वो लड़की को खड़ी करके आप मनुस्मृति पे जैसे आपका कितना अध्ययन है। अभी एक कर्नाटका के स्कॉलर हैं नितिन श्रीधर, युवा स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है मनुस्मृति पे, उनसे डिबेट करें तो बात चलती है। और जैसे कहा, बिल्कुल वो पहिए और आग की तरह है। जब समाज में शादी विवाह सारी व्यवस्थाओं की कोडिंग नहीं हुई थी, पहली बार उसको कोडिफाई किया किसी ने मॉडर्न फॉर्म में। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उस समाज में उस समय कालखंड में रेलेवेंस हो, आज रेलेवेंस ना हो उनको, तो उसको नहीं फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है, जब महिलाओं की बात होती है तो उसमें तो हर समाज की महिला आती है ना, तो हर समाज की महिला की जो परेशानियां उसको लेकर आना चाहिए। जब इनहेरिटेंस की बात हुई, उत्तराधिकार की बात हुई, तो मनुस्मृति को कोट किया। बाबा साहब अम्बेडकर जो जलाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी तारीफ करते हैं कि इनहेरिटेंस का अगर कहीं पे इतिहास में उद्धरण आता है तो मनुस्मृति में आता है। नहीं, जाहिर सी बात है, मैं बस इतना ही जोड़ रहा था, क्योंकि अगर महात्मा गांधी जिन्होंने 4 मई 1928 को जब पीटी बिरले को एक खत लिखा था, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि आई डोंट रिगार्ड मनुस्मृति एज एन ईविल, नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो आप सोचिए, महात्मा गांधी और नेहरू जिनको कोट कर रहे हैं, यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये मनुस्मृति में ही है। और इनहेरिटेंस के में लड़का और पुत्री बिल्कुल बराबर हैं, ये तो बहुत लेटर ग्रंथ में भी नहीं आया। अमेरिका में वोटिंग राइट 60-70 साल पहले मिले हैं महिलाओं को।